चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से एलसीएम और एचसीएफ। इसके बारे में अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं जानता होगा ना, तो भी उसको आएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझो, ठीक है ना। इस टॉपिक में ऐसा नहीं है कि बस हम डायरेक्ट आपको एलसीएम और एचसीएफ सिखाना शुरू कर देंगे। इसमें जितने बेसिक चीजें हैं वो आपको सब सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है अपवर्तक किसे कहते हैं। अपवर्तक मालूम है किसको बोलते हैं? इसमें से कोई ऐसा बच्चा जिसको अपवर्तक के बारे में पता है कि अपवर्तक कहते किसको? अपवर्तक हो गया, समापवर्तक हो गया, या फिर गुणनखंड बोलिए यानी फैक्टर। गुणनखंड से आपको समझ में आ जाएगा ये तीनों एक ही चीजें होती हैं, ठीक ना। तीनों लगभग एक ही चीजें होती हैं, तीनों का अर्थ सेम ही होता है, ठीक है ना। तीनों का अर्थ क्या होता है? सेम ही होता है, याद रखना। अपवर्तक ही, समापवर्तक और गुणनखंड तीनों एक ही चीजों को कहा जाता है। ध्यान सुनिए किसको कहा जाता है, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू से समझाने का प्रयास करते हैं। हमने कहा एक संख्या यहां पे हमने देखो लिख दिया 12 है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 12 किससे कटेगी, तो आप कहेंगे सबसे पहले तो ये 1 से कटती है, 1 के बाद 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से कटेगी, 7 से नहीं कटेगी, 8 से नहीं कटेगी, 9, 10, 11 अब किससे कटेगी? 12 से। समझ में आया? ये 12 जो है ना किस किस संख्याओं से कटेगी? तो आपने कहा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसके अलावा अब किसी से कटने वाली है नहीं है। ये बात सही है भाई? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि आपने कहा कि 12 जो है इन सभी संख्याओं से कट जाएगा। तो 12 जिन जिन संख्याओं से कट रहा है ना, वो सब के सब इनके अपवर्तक हैं, समापवर्तक हैं, या फिर आप कह सकते हैं गुणनखंड है। यानी 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये सब के सब 12 के क्या हैं? गुणनखंड है, या आप बोलिए अपवर्तक है, समापवर्तक है। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हमने कहा एक संख्या लिखी हुई है 6, हमने कहा 6, हमने कहा 6 के अपवर्तक बताओ, तो आपने कहा 6 तो सबसे पहले 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, फिर उसके बाद लास्ट में 6 से कटेगी। यानी 6 के कितने अपवर्तक हैं? 4। 6 के कितने अपवर्तक हैं? 4। ये चारों इसके क्या हैं? अपवर्तक हैं, ठीक ना। फिर हमने कहा एक संख्या ले लिया, हमने कहा भाई चलो ले लेते हैं 15। अब मुझे बताओ 15 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी और उसके बाद 15 से कटेगी। यानी ये जो आपका इस तरफ संख्या लिखी ये सब के सब क्या हैं? इस संख्या के अपवर्तक हैं या गुणनखंड है। क्या इतनी बात सबको समझ में आई अच्छे से? बोलो भाई, क्या इतनी सी बात सबको अच्छे से समझ में आई? तो अपवर्तक, समापवर्तक, गुणनखंड कैसे कहते किसको हैं? अर्थात किसी संख्या को नोट करना, एग्जाम्पल के थ्रू से आप डिफिनीशन दे सकते हैं। किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित करने वाली, पूरी तरह, पूरी तरह विभाजित करने वाली संख्या, विभाजित करने वाली संख्याएं लिख लीजिए, ठीक ना। विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या की, उस संख्या की क्या कहलाती है भाई? अपवर्तक कहलाती है।
क्या कहलाती है? अपवर्तक बोलिए या गुणनखंड बोलिए, तो मैं एक ही शब्द लिखूंगा बस, ठीक है ना, अपवर्तक कहलाती है। बोलो इतनी बात समझ में आई? अपवर्तक कहलाती है, ठीक है। यानी जैसे हमने कहा 12 है, तो आप चेक करो ये 12 किन किन संख्याओं से कटेगी। जिन जिन संख्याओं से कटेगी वो सभी संख्याएं 12 की 12 की क्या होंगी? अपवर्तक होंगी। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कुछ आपको छोटे छोटे पॉइंट देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है ना, ध्यान से सुनना एक एक। पहला नंबर, एक बात मुझे बताइए, क्या एक सब में कॉमन है क्या? एक सब में कॉमन है क्या? यानी पहला पॉइंट, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है या अपवर्तक होती है? एक प्रत्येक संख्या की, प्रत्येक संख्या अपवर्तक होती है। अपवर्तक होती है। अगर मैं आपसे बात करूं दूसरा पॉइंट, आप गौर से सुनना, दूसरा पॉइंट क्या है? अगर मैं आपसे कहूं किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक, तो आप क्या कहेंगे? किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक क्या बोलेंगे? एक होती है। वेरी गुड, क्योंकि देखो एक सब में कॉमन है, यानी हम यहां पे आपको ये लिख दे रहे हैं कि एक जो होता है ना, ये सबसे छोटा अपवर्तक होता है किसी भी संख्या का। सबसे छोटा अपवर्तक या गुणनखंड, मैं अपवर्तक लिख रहा हूं तो आप तीनों को याद रखना, तीनों चीजें सेम होती है, ठीक ना। सबसे छोटा अपवर्तक, क्लियर है? अब मुझे दूसरी बात ये बताओ यहां पे, अगर मैं आपसे कहूं सबसे बड़ा अपवर्तक, तो देखो 12 का सबसे बड़ा अपवर्तक 12 है, 6 का सबसे बड़ा अपवर्तक 6 है, 15 का सबसे बड़ा अपवर्तक 15 है। तो क्या सबसे बड़ा अपवर्तक संख्या स्वयं है क्या? बताओ मुझे। यानी यहां से एक पॉइंट ये अपने को मिला कि जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वो संख्या स्वयं होती है। सबसे बड़ा अपवर्तक सबसे बड़ा अपवर्तक संख्या स्वयं होती है, संख्या स्वयं होती है। बोलो भाई, इतनी सी बात, किसी भी संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा या बराबर, छोटा या बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं, लेकिन बड़ा नहीं। बोलो क्या ये आपको चारों बातें समझ में आ गई अच्छे से? प्रत्येक संख्या का अपवर्तक एक होता है, यानी एक जो होता है ना हर एक संख्या के अपवर्तक होती है। सबसे छोटा अपवर्तक भी एक ही होता है। सबसे बड़ा अपवर्तक संख्या स्वयं होती है, और किसी भी संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा या बराबर हो सकता है, लेकिन संख्या से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। अब एक यहां पे एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, जरा मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे किसी भी संख्या के जो अपवर्तक लिखे गए हैं, हमने कहा 12 के अपवर्तक, तो आप गिन के बता सकते हो 1 2 3 4 5 6। हमने कहा 6 के अपवर्तक, तो आपने कहा 4 होंगे। हमने कहा 15 के तो 4। क्या किसी भी संख्या के अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है क्या? जरा बताइए। किसी भी संख्या के अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है, यानी गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। किसी भी संख्या के गुणनखंड कितने हैं ये निश्चित होती है।
किसी भी संख्या के अपवर्तक या बोले गुणनखंड गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। कि संख्या क्या होती है भाई? निश्चित होती है। क्या ये 5 के पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गए? बोलो, क्या ये 5 के पांचों पॉइंट समझ में आ गए? और ये जो आपका सबसे लास्ट पॉइंट है, किसी भी संख्या के अपवर्तक या गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, इस पे एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है। ठीक ना? एग्जाम में यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछेगा कि 324 के कितने गुणनखंड हैं। ठीक है ना? ऐसे बोलेगा 324 के कितने गुणनखंड है, 324 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 324 के कितने सम गुणनखंड है, 324 के कितने विषम गुणनखंड है। यहां तक कि तो एग्जाम में यह भी पूछ लिया, संख्या दे देगा, बोलेगा 324 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन है। बोलो, यहां तक भी पहुंच गए हैं एग्जामिनर। ठीक है ना भाई? तो यहां से अब हम चेक करेंगे गुणनखंडों की संख्या निकालना, अर्थात किसी भी संख्या के अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है, लेकिन कितनी होती है ये हम काउंट करना सीखेंगे आज। ठीक है? ठीक है भाई? तो हर एक पॉइंट को खूब अच्छे समझना, सब समझ में आएगा कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब हमारा अगला पॉइंट है भाई गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अर्थात अपवर्तकों की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक ना? तो इसमें पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट सभी गुणनखंड, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, इससे हमसे नहीं फर्क पड़ता, हमारे सभी गुणनखंड, तो सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? चलो छोटे छोटे एग्जांपल से समझते हैं। हमने कहा, एक बात बताइए, अगर हम संख्या 2 को ले लें तो आप कहेंगे 2 1 से भी कटती है और 2 से भी कटती है, क्या इसके गुणनखंडों की संख्या जो टोटल आएगी क्या वो 2 आएगी? क्या सभी गुणनखंडों की संख्या क्या 2 आएगी? क्या एक तो 1 है और एक 2 है? आपने कहा हाँ सर सही बात है। हमने कहा ठीक है, चलो हम एक संख्या ले लेते हैं 8। तो आपने कहा सर ये 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। तो अब बताइए क्या इसके गुणनखंडों की संख्या टोटल 4 है? क्या क्या इसके टोटल 4 गुणनखंड बन रहे हैं? क्या आपने कहा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। हमने कहा एक संख्या ले लेते हैं 24। आपने कहा ये सर 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, 3 से भी, 4 से, 5 से नहीं कटेगी, 6 से कटेगी, 7 से नहीं, 8 से कटेगी, 9 10 11 से नहीं कटेगी, 12 से कटेगी। अब 12 के बाद ये किससे कटेगी? 24 से। तो अगर हम यहां इसके गुणनखंडों को चेक करें तो कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इसके टोटल 8 गुणनखंड हैं? क्या बताओ मुझे, मुझे बताओ। आपने ये देखा कि जैसी जैसी संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे गुणनखंडों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। क्यों भाई? संख्या जितनी बड़ी हो रही है वैसे ही संख्या के गुणनखंड भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं इसमें कोई अभाज्य संख्या लिख दे, जैसे कि 2 एक अभाज्य संख्या है, अगर हम यहां पे ये लिख दें, गौर से सुनना, हमने कहा चलो हम लिख देते हैं 7। तो ध्यान से देखो 7, तो क्या 7 सिर्फ 1 और 7 से ही कटेगा? क्या इसके 2 ही गुणनखंड बनेंगे? हमने कहा भाई 11, तो आपने कहा 11 1 और 11 से ही कटेगा।
तो हर एक छोटा पॉइंट हमको सीखना है, ठीक ना। अगर आप यहां गौर करें, मेरा कहने का मतलब यह है कि अभाज्य संख्या को छोड़ दो, क्योंकि अभाज्य संख्या में केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या आप नंबर सिस्टम में डिफिनीशन में ही पढ़ चुके हो। जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड हो जाएंगे। अब वो संख्या चाहे छोटी हो और चाहे बड़ी हो, उसके प्रॉपर कितने गुणनखंड होने हैं? 2 गुणनखंड होने। अब अभाज्य संख्या को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितनी संख्याएं बचती हैं, संख्या जितनी बड़ी होती जाएगी उसके गुणनखंडों की संख्या भी उतनी बढ़ती जाती है। क्या? जैसे हमने कहा देखो 8 में 4 थे, लेकिन जैसे हमने 24 ले लिया, 24 में गुणनखंडों की संख्या तुरंत कितनी हो गई? 8। तो अब ये बताओ, अगर हम इस तरीके से एक एक उसके गुणनखंड लिख के काउंट करेंगे तो क्या समय बहुत ज्यादा लगेगा? क्या इस तरीके से बताने में क्या हमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा? क्या? तो अर्थात हमको इस तरीके से नहीं फाइंड करना है। हमने तो पहले आपको दिखा दिया कि देखो ये इतने गुणनखंड होते हैं, ऐसे ऐसे निकलता है। ये तो बेसिक है कि यहाँ 2 1 से और 2 से कट जाता है, ठीक ना। 1 और 2 से कट जाता है। 8 1 2 4 8 यानी इसके 4 है। ऐसे 24 हमने बता दिया किससे कटेगा, काउंट कर लो 8। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बड़ी संख्या आ जाएगी तो हम वहां भी ये देखेंगे कि किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा, तब तो समय भी ज्यादा लग जाएगा और प्रश्न गलत भी हो सकता है। क्यों भाई? तो अब सीखते हैं कि आखिर फिर निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले नंबर तो ये नोट करके याद, फिर से हम दोबारा से याद दिला देते हैं, अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? अगर कोई संख्या अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, तो इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट टिक करना है। केवल 2 गुणनखंड बनेंगे, केवल 2 गुणनखंड बनेंगे। क्लियर है ना भाई? क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि अगर हमको इसके गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो फाइंड कैसे करेंगे। चलो निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। निकालना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा, अभी हमने लिया था 24 के टोटल 8 गुणनखंड आ रहे थे। तो हमने कहा वो तो हमने लिख के काउंट किया था, लेकिन हमें लिख के काउंट नहीं करना है। तो क्या करना है? तो आपको सबसे पहले निकालना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी संख्या को अभाज्य संख्याओं को में तोड़ना है, ठीक है ना। अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। तो अगर अभाज्य संख्या में हम तो देखो, पहले हम बेसिक से बता देते हैं, फिर आपको डायरेक्ट सिखाएंगे, ठीक है। पहले पूरा बेसिक से बता देते हैं, एक एक स्टेप। पहले सबसे पहले 2 से कटती है 12 बार में, फिर 2 से कटेगी 6 बार में, फिर या 2 से 3 बार में, और फिर लास्ट में 3 से कटेगा 1 बार में। तो मुझे ये बताओ, 2 से यहां टोटल 3 बार में कटा है, क्या हम यहां 2 की पावर 3 लिख सकते हैं? क्या बोलो भाई, लिख सकते हैं क्या? और 3 से 1 बार में कटा है, तो क्या हम 3 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? कंफर्म है। अब हमको यहां फाइंड करना है टोटल गुणनखंड, ठीक ना। क्या फाइंड करना है? टोटल फैक्टर। हमें इस संख्या के क्या फाइंड करना है? टोटल फैक्टर। कितने गुणनखंड बनेंगे, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे अभाज्य हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसकी पावर होती है ना, उस पावर में आपको क्या करना है? 1 जोड़ देना है, ठीक है। जितनी अभाज्य संख्याएं आई हैं सबकी पावर में 1 जोड़ देना है। तो 2 पे 3 पावर लगी है और 3 पे 1 पावर, तो दोनों में 1 जोड़ देना है। अब क्या करना है? इनको गुणा कर लेना है। तो कितना आया? 4, और कितना आया? 2। तो क्या 4 दूनी 8 ही होता है? क्या बोलो, 8 ही होता है क्या? और अभी आपने पीछे देखा था कि 24 के कितने गुणनखंड बन रहे थे? 8 बन रहे थे। तो यहां पे हमें ये नहीं निकालना पड़ेगा कि 24 किस किस से कटेगी। आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 24 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, यानी 24 कितनी संख्याओं से कट सकती है, आप डायरेक्ट बता सकते हो। तो 24 कितनी संख्याओं से कट सकती है? 8 संख्याओं से कट सकती है। समझ में आया भाई? समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमने कहा ले लेते हैं, चलो हम यहाँ पे 54 तो आपने कहा कि ये 78 का 54 होता ना भाई,
आप ऐसे भी कह सकते हो 27 दुनिया 54 होता है। ध्यान से सुनो, 2 और 27 का गुणा करेंगे तो 54 हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 एक अलग प्राइम नंबर है और 27 में जो 3 3 बनेगा अलग प्राइम नंबर है, तो 2 की पावर 1 हो गई और गुणते 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्यों भाई, हो जाएगी ना। हमने कहा इसके निकालने हैं हमको टोटल फैक्टर। कितने, क्या निकालने हैं, टोटल फैक्टर। सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो मुझे बताओ, क्या 2 की पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक ना, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 3 की पावर 3 है तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे। क्या 54 के भी कुल मिला के आपके 8 ही गुणनखंड बन रहे हैं क्या, यानी 54 भी क्या केवल 8 ही संख्याओं से कटेगी क्या? बोलो, क्या सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? बहुत बढ़िया। अब आपको मैं एक नंबर देता हूं, जरा आप फाइंड करके बताइए कि इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे। आप समझ गए होंगे तो आप फाइंड करके बताइए। पहले छोटी संख्याएं ही लिखूंगा, जैसे हमने कहा 128। आप बताइए इसके टोटल कितने फैक्टर होने वाले हैं, बताओ भाई। टोटल फैक्टर आपको बताना, इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे। फाइंड करके आप बताओ। तो ध्यान से सुनिए, क्या ये 128 को तोड़ेंगे तो क्या ये 2 की पावर में टूटता है क्या? 2 की पावर में टूटता है ना भाई। तो अगर आप 2 का तोड़ेंगे तो ध्यान से सुनिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनिया 128। कितने बन रहे हैं टोटल? 7 2 बन रहे हैं, यानी 2 की पावर 7। तो क्या इसके जो फैक्टर होगा, क्या 7 + 1 करेंगे तो क्या कुल मिला के 8 फैक्टर बनेंगे क्या? बोलो भाई, क्या 8 फैक्टर बनेंगे क्या टोटल? बहुत अच्छे। एक नंबर और लिखे, एक नंबर और लिखें आप। हमने कहा 360, 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताएं। 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी के टोटल 24 आ रहे हैं ना भाई आंसर। चलो हम चेक कर लेते हैं 24 सही है कि गलत है। देखो, इसका फैक्टर आप बहुत आराम से कर सकते हैं। आपको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं 36 गुणते 10, ऐसा लिख सकते हैं। और 36 का मतलब होता है 6 का स्क्वायर और 10 का मतलब होता है 2 गुणते 5। हम आपको तोड़ने का तरीका बता रहे हैं जिससे आप फास्ट कर सकते हैं। और 36 में देखो 2 गुणते 3 होता है ना, यानी 2 की पावर 2 और गुणे 3 की पावर 2, ठीक ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 5 लिखना चाहिए तो हमने 10 लिख दिया ना। और गुणते कितना है 2 और गुणे कितना है 5, यानी कुल मिला के 2 की पावर यहाँ पे बन रही है 3, 3 की पावर बन रही है 2 और 5 की पावर बन रही है कितनी, 1। हमने कहा टोटल फैक्टर बताना है। कितना बताना है टोटल फैक्टर? तो आप पावरों में एक एक बढ़ा दीजिए। 3 है तो कितना कर दीजिए 4, 2 है तो कितना कर दीजिए 3 और 1 है तो कितना कर दीजिए 2। सभी में एक एक बढ़ा के गुणा कर दीजिए। 4 3 12 दूनी 24, 4 3 12 दूनी 24। सही जवाब है आप सबका 24, ठीक ना, 24। चलो एक और संख्या देते हैं इससे बड़ी अब, ठीक ना, इससे बड़ी संख्या देते हैं आपको, नोट करिएगा। हमने कहा आपको बताना है 1200 के टोटल कितने फैक्टर बनेंगे। फटाफट कमेंट करिए, 1200 के टोटल फैक्टर कितने बनेंगे, 1200 के फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी के कितने आ रहे हैं? 30 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो 1200 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, आराम से ऐसे लिख लीजिए। देखिए 12 को लिख सकते हैं 4 गुणते 3 और पीछे लिखा है आपका 100, 100 को लिख सकते हैं 4 गुणते 25। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 2, तो क्या कुल मिला के 2 की पावर 4 बनेगी क्या, और 3 की पावर 1 बनेगी और 5 की पावर 2 बनेगी। कंफर्म है? आप आराम से तोड़ना सीखिए, ठीक ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। यहाँ पे देखो 4 है तो 4 को 5 कर दो, पावर में 1 बढ़ा दो,
3 की पावर 1 है तो उसको 2 कर लीजिए, और 2 की पावर कितनी है, 2 है, 5 की पावर 2 है ना, तो उसको 3 कर लीजिए। 5 दूनी है 10, 3 है 30, इसके टोटल कितने फैक्टर हो जाएंगे, 30। टोटल कितने हो जाएंगे, 30। बताओ क्या ये प्रश्न सबको समझ में आ गया? क्या आप टोटल फैक्टर निकाल सकते हो आराम से किसी भी संख्या का? अब हम सेकेंड नंबर बात करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभी तक तो टोटल हो गए, अब हम बात करते हैं अभाज्य। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये बहुत आसान है, ठीक ना, ये बहुत आसान है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या? पहले आप बेसिक पूरा समझो, ठीक ना, पूरा बेसिक समझो, आप आराम से ध्यान से सुनो। आप कहेंगे कि 2 जो है, देखिए कंफ्यूजन को भी हम दूर करते चलेंगे। आप कहेंगे कि 2 1 से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी, ठीक ना। आप कहेंगे कि चलो 3 को ले लेते हैं, तो 3 1 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। हमने कहा 4 को ले लेते हैं, 4 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी। हमने कहा 5 ले लेते हैं, 1 से कटेगी और 5 से कटेगी। 6 ले लेते हैं, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 6 से कटेगी। 7 ले लेते हैं, 1 से कटेगी और 7 से कटेगी। 8 ले लेते हैं, तो 1 2 4 8। 9 ले लेते हैं, 1 से कटेगी, 3 से कटेगी और 9 से कटेगी। और हमने ले लिया लास्ट 10, ठीक ना। यहां तक भर में प्रूव हो जाएगा, 1 2 5 10। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन को हम आपके दूर करेंगे, ठीक ना। अगर मैं आपसे कहूं 2 के कितने अभाज्य गुणनखंड है तो आप कितना बताएंगे, बोलो। 2 के कितने अभाज्य गुणनखंड है तो आप कितना बताएंगे, अभाज्य गुणनखंड? देखो सबके जवाब गलत आने लगे हैं, सबके जवाब गलत आने लगे, मुझे पता था, इसलिए मैंने ये लिख के बताया आपको। एक ही गुणनखंड है, आपको पता है कि एक अभाज्य नहीं होती है, यहां पे सिर्फ 2 अकेले अभाज्य, यहां पे इसकी संख्या 1 होगी। फिर आप आगे फंसोगे, टेंशन मत लो, क्योंकि हम आपके डाउट क्लियर वाले हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने कहा 3 में कितने हैं, तो आपने कहा सर यहाँ पे ये तो अभाज्य नहीं है, हाँ ये 3 है, यहाँ पे ये 1 है, ठीक ना। हमने कहा भाई 4 के, तो आपने कहा 4 के देखो 1 है, ये तो अभाज्य है नहीं और ये तो अभाज्य है नहीं, ये है नहीं। लेकिन जानते हैं ये यहाँ पे 1 इसका गलत जवाब है। यानी अभाज्य में आपको ऐसे नहीं चेक करना है, ये जो हम लिखे हैं ना ये इसके गुणनखंड है। अब यहाँ पे ये जो लिखे हैं ये क्या है, ये तो इसके गुणनखंड हैं, और हमने पूछा है अभाज्य गुणनखंड। क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया जाता है, 2 इकन्नम 2, ठीक ना। तो जो इस तरफ आएगा वो होता है आपका भाज्य। तो यानी यहां पे 2 के कितने आएंगे, तो आपको 2 को इस फॉर्मेट में लिखना है। 2 कितने बन रहे हैं, 1। आपने कहा 3, तो 3 में कितने बन रहे हैं, 1। आपने कहा 4, तो 4 को इस फॉर्मेट में लिखना है, 2 इंटू 2 कितने बन रहे हैं, 2। 5 आया तो 5 में कहेंगे सर 5 1 ही बन रहा है। हमने कहा 6, 6 में आप कहोगे कि 2 गुणते 3, यहां पे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। हमने कहा 7, तो आप कहोगे सिर्फ 7, क्योंकि यही अकेले अभाज्य है, ठीक ना। हमने कहा 8, तो आप कहोगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं भाई, टोटल 3 बन रहे हैं इसमें। हमने कहा भाई 9, तो आपने कहा सिर्फ 3 गुणे 3, यानी 3 एक प्राइम नंबर है, तो यहां 2 बनेंगे। गौर से सुनना, ये वाला आपको नहीं लेना है, ये नहीं लेना, क्योंकि ये गुणनखंड है। क्या है, ये गुणनखंड है, और हमको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाला जाता है, ठीक है भाई। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे आप। ये जो लिखा गया पहले पार्ट में ये गुणनखंड लिखे गए हैं, और जो सेकंड पार्ट में सेकंड टेबल में लिखे जा रहे हैं ये आपके अभाज्य गुणनखंड लिखे जा रहे हैं। क्लियर है? आप गौर से देखिए, यहां पे 2 की जितनी पावर थी उतने बन रहे थे, समझना पॉइंट को।
2 की जितनी पावर थी उतने ही गुणनखंड बन रहे थे। कितने बना? 1 गुणनखंड बना। 3 की जितनी पावर थी उतना ही गुणनखंड यहां भी बना। 2 की जितनी पावर थी उतना अभाज्य गुणनखंड यहां बना। 5 की जितनी पावर थी उतना गुणनखंड यहां बना। एक ही बनेगा, ठीक ना। अब ध्यान से सुनना, 2 की 1 है और 3 की 1 है, तो कुल मिला के दो ना, तो जो अभाज्य है अलग अलग अब है, देखो अलग अलग आ गए। तो आपको क्या करना है, 2 पे 1 है और 3 पे 1 है, यानी 2 के टोटल 1 बनेगा और 3 के टोटल 1 बनेगा। तो कुल मिला के कितने बन जाएंगे इसमें? 2 बन जाएंगे। 7 पे देखो, 7 की पावर 1, यानी 7 के केवल 1 फैक्टर बन रहा है बस। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 के टोटल 3 गुणनखंड बनेंगे, तो इसकी संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अब यहाँ पे 3 की कितना है? 2, अर्थात 3 कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार। उसके कितने गुणनखंड बनेंगे? 3। क्या है आपको समझ में आया सबसे पहले कि हमको अभाज्य गुणनखंड में काउंट किसको करना है? बोलो भाई, समझ में आया? हमें सिर्फ प्राइम नंबर लेना है, अदर कोई नंबर नहीं लेना। हमको उसको प्राइम नंबर में गुणे के रूप में लिखना है। किसके रूप में? मल्टीप्लाई, वो होता है उसका अभाज्य गुणनखंड। ये 1 2 3 4 ये नहीं लिखना है, ठीक ना। ये नहीं लिखना है कि 1 2 3 4 8 में चेक करेंगे, ऐसे में चेक करेंगे ना तो आपके गलत हो जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है मन में किसी बच्चे का? बोलो किसी भी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? बताओ भाई। नहीं, हमने कहा, ध्यान से समझो और एग्जांपल अब समझो। हमने कहा एक संख्या है 30, तो आपने कहा सर हम इसको तोड़ेंगे, ठीक ना, 2 3 और 5। एक बात बताओ, 2 कितनी बार आया है? आपने कहा 1 बार, यानी 2 के कितने फैक्टर बने हैं? 1 ही बना है टोटल, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। 3 एक प्राइम नंबर है, कितने बने हैं? 1 ही बने हैं। 5 भी एक प्राइम नंबर है, कितने बने हैं? 1। तो क्या इसके टोटल 3 आएंगे? क्या इसके टोटल 3 प्राइम फैक्टर आएंगे? क्या बोलो भाई, क्या इसके टोटल 3 प्राइम फैक्टर आएंगे? क्या अब आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। हमने बड़ी संख्या ले ली, हमने कहा चलो हम लिख देते हैं एक 84। तो आप कहेंगे सर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, बर 84। ध्यान समझना, आपको पॉइंट समझा रहे हैं। देखो 2 की पावर कितनी बनेगी? 2। 3 की पावर कितनी बनेगी? 1। 7 की पावर कितनी बनेगी? 1। अब मुझे बताओ, क्या ये 2 3 7 3 के तीनों अभाज्य हैं? क्या तीनों अभाज्य हैं ना? तीनों अभाज्य हैं और हमको निकालना है टोटल प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है हमको? हमको निकालना है प्राइम फैक्टर। तो क्या करेंगे, अभी आपने पता किया जो पावर होती है बस सीधा उसको जोड़ना है आपको। बस ये बताओ, क्या हम इनको जोड़ देंगे इनकी पावर को, तो क्या हमारे प्राइम फैक्टर आ जाएंगे? क्या टोटल प्राइम फैक्टर इसके 84 के टोटल 4 जो है ना अभाज्य गुणनखंड होते हैं। बस कौन कौन से? 2 3 7। 2 2 बार आएगा, 3 1 बार आएगा और 7 1 बार आएगा। बोलो भाई, क्या ये क्लियर हुआ आप सबका? क्या आप सबका ये क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलो चलो एक क्वेश्चन लिखो। हमने कहा 4 की पावर 15 गुणे 27 की पावर 6 गुणे 25 की पावर 10 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ भाई कितनी होगी? बताओ भाई। 68 68 68 68 आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया। बताओ भाई सब लोग। अब मुझे बताओ सबसे पहले, यहां 4 की पावर 15, तो कुछ बच्चे कहेंगे 15 6 21 10 31 होगा। कितना होगा? 31। गलत है। क्यों? क्योंकि ये बताओ मुझे, क्या ये 4 प्राइम नंबर है? क्या
4 क्या प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर नहीं है। 4 प्राइम नंबर नहीं है। हमको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब इसके ऊपर लिखा है कितना? 15। 27 प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं। हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 3, पावर 6। 3 प्राइम नंबर, इसको 3 में तोड़ेंगे। क्या 25 प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं। 5 की पावर 2 होता है 25, ठीक ना। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे आपका 2 की पावर कितना बन जाएगा? 30। 3 की पावर कितना बन जाएगा? 18। और यहाँ पे 10 दुनिया कितना बन जाएगा आपका? 20। 5 कितना हो जाएगा? 20। अब आपका देखो जो संख्याएं आई हैं 2, 3, 5, ये आपके क्या हैं? ये आपके प्राइम नंबर है। अब आपको बताना है टोटल प्राइम फैक्टर। क्या बताना है भाई? टोटल प्राइम फैक्टर। तो क्या करेंगे हम लोग इसको निकालने में? जितनी पावर है सभी पावर को आराम से जोड़ देंगे। सभी पावर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सब पावर को जोड़ दीजिए आप। कितना हो जाएगा? 30, 20, 50, 18 कितना हो जाएगा? 68। 68। बोलो भाई, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से ना भाई? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ आप लोग। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। हमने कहा आपसे 6 की पावर 10 गुणे 15 की पावर 5 गुणे 18 की पावर 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। जरा इसका आंसर दीजिए आप लोग। 6 की पावर 10 गुणे 15 की पावर 5 गुणे 18 की पावर 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है आपको। ध्यान से समझो। अब मुझे बताओ, क्या यहां पे जो 6 लिखा है, क्या ये 6 प्राइम है क्या? क्या ये 6 प्राइम है क्या? ध्यान समझना। हम आपको चीजें डायरेक्ट सिखाएंगे, ठीक है ना। देखो डायरेक्ट भी सिखाते हैं आपको। हमको निकालना है यहाँ पे टोटल प्राइम फैक्टर। टोटल प्राइम फैक्टर कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे ये हमको बताना है, ठीक ना। अब एक बात मुझे बताओ, ये 6 कितनी अभाज्य संख्याओं से मिलकर बना है? तो आप कहोगे सर एक तो 2 से बना है और एक 3 से। तो क्या दोनों पे 10-10 लगेगा? दो संख्याएं हैं तो 2 दहमा 20 पावर बन जाएगी क्या दोनों की? बोलो बोलो भाई, सीखो। क्या दोनों की पावर 20 बन जाएगी क्या? आपने कहा बिल्कुल सही है। हमने कहा 15 में दो संख्या 3 और 5 आएंगे, दोनों पे 5-5 आएगी क्या? इन पे पावर सीधा 10 हो जाएगी क्या? 2 पे 3 पे भी 5 और 5 पे भी 5, 5-5 जोड़ोगे लास्ट में 10 होना ही होना है। हमने कहा 18 में, हमने कहा 18 में, तो आपने कहा यहाँ पे देखिए सर, एक तो 2 बनता है और एक कितना बनता है? 3 बनता है, ठीक ना। लेकिन समस्या एक चीज की ये है कि यहाँ 9 दूनी 18 होता है, 3 की पावर 2 बनेगी। 3 की पावर कितनी बनेगी? 2। 9 दूनी 18 होता है ना। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, देखिए 3 गुणते 3 बनेगा, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18। तो बताओ यहाँ टोटल 3 बन रहा है ना। तो एक पे 8 पावर लगी है तो तीनों पे लगेगी तो क्या 24 हो जाएगी क्या? 8 त्रिक 24। बोलो भाई। बस आपको उसमें चेक करना है कितने प्राइम फैक्टर हैं। जितने हैं उतने से ले जाके ऊपर गुणा कर दो। 6 में 2 हैं तो 10 में 2 से गुणा कर दो। 15 में 2 हैं, 5 में 2 से गुणा कर दो। 18 में टोटल 3 बन रहे हैं, 2 3 3 ले जाके 8 में सीधा 3 से गुणा कर दो। अब आप सबको जोड़ दीजिए 54। क्या चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है क्या? जरा कमेंट करें, क्या आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है? 10 की पावर 30 गुणे 42 की पावर 10 गुणे 30 की पावर 5 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? बताना इसके टोटल कितने प्राइम फैक्टर हैं। बताओ भाई, टोटल प्राइम फैक्टर इसके कितने अभाज्य गुणनखंड बनने वाले हैं ये आपको बताना है। बोलो भाई। हमने क्या बताया था?
तो भाई बस इस 10 में चेक करो कितने संख्याएं हैं अभाज्य। तो आपने कहा सर ये 2 और 5 से मिलकर बनता है, तो 2 है तो बस 2 तिहाई 60 कर दो, काम खत्म। हमने कहा चेक करो ये 42, आपने कहा सर 2 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42 होता है, यानी 3 संख्या, 3 दहम 30 कर दो सीधा। हमने कहा 30 में चेक कर लो, तो आपने कहा सर 2 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, यहां भी 3 संख्या, तो 3 पचे 15 कर दो आप। बताओ क्या जोड़ने पे इसको 105 आने वाला है क्या? बोलो भाई, क्या जोड़ने पे इसको 105 आएगा क्या? समझ में आया सबको? सबको समझ में आ गया ना? चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। बताओ भाई 480 के टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं, ये आपको बताने का प्रयास करें सब। ध्यान से देखिए, तोड़ेंगे कैसे। हम कह सकते हैं कि देखिए सर 16 गुणते 3 करने पे 48 बनता है, और फिर 10 बचेगा, उसको हम 2 गुणते 5 लिख सकते हैं। हमने कहा जो 16 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 होता है, और यहाँ पे एक तो क्या मिला, ये बन जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 बन जाएगा, और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। मुझे बताओ क्या इसके टोटल 5 प्लस 1 प्लस 1, क्या कुल मिला के 7 प्राइम फैक्टर बनेंगे क्या? बोलो भाई, 7 ही बनेंगे। चलो बहुत अच्छे, ध्यान से सुनना। एग्जामिनर आपको कैसे घुमाएगा, कहेगा फैक्टोरियल 6 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? बताओ। आपने कहा हाँ सर निकाल लेंगे, तो हमने कहा ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूं। फैक्टोरियल 6 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? फैक्टोरियल 6 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों रूप में, आप में चाहे जैसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए, दोनों में से किसी भी रूप में। सभी का आ रहा है 2 2 2। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है आपका जवाब सुन के कि हाँ फैक्टोरियल 6 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 होगी। संजू का सिर्फ 7 आ रहा है, बाकी सभी का 2 आ रहा है, यानी बाकी कोई, क्या बताओ, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। इच्छा तो बहुत करती है लेकिन मन नहीं करता। फिर क्या फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणे 1, क्या यही बनता है क्या? बोलो, अरे बोलो भाई। अगर हम यहाँ पे 6 को देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुणते 3। अगर हम फैक्टोरियल 6 को तोड़ेंगे तो देखो 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है, और 1 यहाँ, तो क्या मिला, कुल मिला के 2 की पावर 4 बनेगी क्या? आप चाहो तो पूरी संख्या को गुणा कर सकते हो ना, हम गुणा ना करके हम डायरेक्ट तोड़ दे रहे हैं ऐसे ही, ठीक ना। और यहाँ पे 3 की पावर 1 आया हुआ है, 3 की पावर 1 नहीं, देखो यहाँ पे 1 और है, और यहाँ पे 3 है, 3 की पावर टोटल 2 हो जाएगा, ठीक ना। और 5 की पावर कितना आया होगा, 5 की पावर कितनी आई है, 1 आई, यानी 5 एक ही बार आया हुआ। तो क्या बताओ यहाँ पे जो टोटल प्राइम फैक्टर बनेगा, टोटल प्राइम फैक्टर बनेगा क्या, 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी 7 बनने वाला है क्या? बोलो भाई। किसी को तोड़ने में अगर इसको प्रॉब्लम हो रही थी तो ऐसे भी कर सकता था, 6 पंचे 30, 30 चौके होता है 120, और 3 दुनिया 6 का नाम 6 गुड़े 6, यानी फैक्टोरियल 6 का मतलब है बरछंग 72 720। आपको यह बताना है कि 720 में टोटल कितने फैक्टर हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं सर, 8 गुड़ते 9 8 9 72, और 2 गुड़ते 5, यहां पे 2 की पावर 3 और यहां पे 2 की पावर 1, तो कुल मिला के 2 की पावर 4 हो जाती है, 3 की पावर 2 हो जाती है, और 5 की पावर 1 हो जाती है। तो 4 2 6 1 7 यहां भी बन जाएगा। आप किसी भी तरीके से तोड़ सकते हो, लेकिन आपकी इच्छा नहीं करती तोड़ने की, आप लगाना नहीं चाहते ना, समस्या इसी बात की और कुछ नहीं है, ठीक है ना।
समझ में आया भाई? समझ में आया? कुछ एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा सकता है, बट आपको वो चीज नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। चलो अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट इसमें, कि अगर हमें विषम गुणनखंड निकालने हैं तो क्या करेंगे, कैसे हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ध्यान से सुनना, ठीक है ना? ओके, चलिए पहले बेसिक से चलते हैं, एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए। भाई हमने कहा 2, तो आपने कहा सर इसका एक फैक्टर 1 बनता है और एक फैक्टर बनता है। हमने कहा 3, तो आपने कहा 1 बनेगा और 3 बनेगा। हमने कहा 4, आपने कहा सर 1 बनेगा, 2 बनेगा और 4 बनेगा। हमने कहा बढ़िया है। हमने कहा 5 की बात कर लें तो आपने कहा 1 और 5 ही बनेगा। हमने कहा 6, 1 2 3 6। हमने कहा 7 ले ले तो 1 और 7 ही बनेगा। हमने कहा 8 ले लेते हैं, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा और 8 बनेगा। हमने कहा 9 ले ले, आपने कहा 1 3 और 9 बनेगा। हमने कहा चलो 10 ले लेते हैं हम लास्ट, 1 2 5 10। मुझे एक बात बताओ आप लोग, हमें सिर्फ यहां किससे मतलब है? विषम से। ये बताओ क्या 2 में एक ही विषम आया है क्या? बोलो। और आपको पता है कि हर एक संख्या में एक आता है, तो एक तो कंफर्म बनना ही बनना है। विषम संख्या चाहे सम हो चाहे विषम हो, एक गुणनखंड तो बनना श्योर है, एक जो विषम होगा। बोलो भाई, यहां पे ध्यान दो, 1 और 3 यानी 2 बनेगा। यहां पे 1 है, यहां पे आपके 2 हैं, यहां पे आपके 1 और 2 हैं, यहां पे आपके 2 हैं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 है, यहां पे आपके टोटल 3 है और यहां पे आपके 2। अगर आप इसमें एक पॉइंट ध्यान दें, अच्छे से देखें, तो जितने जो है 2 को छोड़ दिया जाए, अगर हम 2 को छोड़ दें, बाकी जितने अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, जितने अभाज्य संख्या आ रही हैं, क्या इसमें 2 विषम गुणनखंड बनेंगे क्या? सबसे पहले ये मुझे बताओ, यहां से कुछ सीखने को आपको मिलेगा। सिखा रहे हैं, अगर सीख लीजिएगा तो अच्छी बात है। ध्यान से देखो, जो आपकी अभाज्य संख्या है, तो ऐसे आपको सीखना है कि आपको डायरेक्ट बता देना, फिर तोड़ना नहीं है। जो भी अभाज्य संख्या आएगी, इन अभाज्य संख्याओं में केवल और केवल 2 विषम गुणनखंड होंगे। 2 फैक्टर तो होते हैं और वो 2 के दोनों क्या होते हैं? विषम होते हैं। अभाज्य के आपको पता है कि 2 ही फैक्टर होते हैं और 2 के दोनों प्रॉपर क्या होते हैं? विषम होते हैं। तो बताओ, क्या अभाज्य संख्याओं में कभी आप फार्मूला लगाओगे क्या? अभाज्य संख्याओं में आप फार्मूला कभी नहीं लगाओगे। एक संख्या किसको? 2 को छोड़ के। 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जिसमें केवल एक विषम गुणनखंड है बस। क्यों? क्योंकि 2 विषम ना होकर सम संख्या बनी है। समझ में आया? तो पॉइंट ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ के जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, उसके केवल 2 फैक्टर बनते हैं और वो 2 के दोनों फैक्टर क्या होते हैं? विषम होते हैं। यानी अगर हम आपसे डायरेक्ट पूछें कि 13 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आप डायरेक्ट जवाब देना कितने बनेंगे? 2। हमने कहा 43 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आप कहोगे सीधा 2। हमने कहा 101 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आप कहोगे 2। ठीक है ना भाई? हमने कहा 997 के विषम गुणनखंडों की संख्या, तो आप डायरेक्ट बताना 2, क्योंकि ये सब के सब क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना? सब के सब प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर में 2 खंड बनते हैं और 2 के दोनों विषम बनते हैं। ये आप पॉइंट देख चुके हो।
बोलो भाई, क्या इतना समझ में आया कि किसी भी अभाज्य संख्या, एक मात्र है 2 उसको छोड़ के, किसी भी अभाज्य संख्या में केवल और केवल 2 खंड बनते हैं और वो 2 के दोनों क्या होते हैं, विषम होते हैं। 2 के दोनों क्या होते हैं, विषम होते हैं। इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो आगे अगला और पॉइंट समझते हैं, और पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। हमने कहा अगर आप यहां गौर करें, विषम जितनी संख्याएं विषम है वो देखो, उसमें सभी के सभी फैक्टर, ये आगे आपको काम देने वाला है। जितनी संख्याएं विषम है उसमें केवल और केवल विषम गुणनखंड ही बनेंगे बस, उसमें सम कभी किसी कीमत पे नहीं बन सकता है। क्या किसी विषम संख्या में कोई सम गुणनखंड बन रहा है क्या? आगे आएगा विषम गुणनखंडों की संख्या में। अगर संख्या विषम है तो वहां सम तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आप अगर सम गुणनखंड पूछेगा तो डायरेक्ट बता देना कि सम गुणनखंडों की संख्या 0 होगी। क्यों? क्योंकि विषम में कभी सम फैक्टर बनता ही नहीं है। लेकिन अगर संख्या सम है तो उसमें विषम भी बन सकता है और सम भी बन सकता है, दोनों बन सकता है। ये सबसे छोटी संख्या 2 में आप देख चुके हो। चलो अब हम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। हमने कहा अगर हम इस तरीके से तोड़ के लगाएंगे तो देखो कम ज्यादा हो रहा है ना, जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे विषम गुणनखंडों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। देखो कहीं कम हो जा रही है, कहीं ज्यादा हो जा रही है। क्यों भाई? सही बात है कि नहीं सही बात है? तो फिर हम लगाएंगे कैसे? हमने कहा चलो एक तरीका आपको बताते हैं, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिया 12, हमने एक संख्या लिया 12, हमने कहा 12 को प्राइम फैक्टर में तोड़ो, प्राइम फैक्टर में तोड़ो। तो आपने कहा सर 4 3 12 होता है, यानी 2 की पावर 2 और गुणे 3 में तोड़ सकते हैं, गुणे 3 में तोड़ सकते हैं। क्यों भाई? गुणे 3 में तोड़ सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ या ना तो बोलिए। कर सकते हैं। अब मुझे बताओ इसमें 2 सम है कि विषम है? जो 2 की पावर है ये सम है कि विषम है? जरा मुझे ये बताने का प्रयास करो। जो 2 है वो सम है कि विषम है? बोलो भाई। आप सभी का कहना है कि 2 सम है, लेकिन हमें गुणनखंड कौन से निकालने हैं? विषम। गुणनखंड कौन से निकालने हैं? विषम। तो क्या 2 को अगर लेंगे, अगर 2 को किसी भी संख्या में अगर विषम में भी गुणा करेंगे तो क्या हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी क्या? बोलो। अगर हम सम का सम में गुणा करेंगे तो सम ही आएगा, लेकिन अगर सम का विषम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम आ जाएगा क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते समय 2 को बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना, यानी सम वाले को बिल्कुल लेना ही नहीं। क्योंकि अगर हम उसको सम को लेंगे तो जैसे ही विषम के साथ मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक वो सम बन जाएगा, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करना है हमें? हमने कहा भाई हमें तो निकालना है टोटल ओड फैक्टर, ठीक ना? क्या निकालना है हमें? टोटल ओड फैक्टर निकालना है, टोटल विषम गुणनखंड निकालना, सभी विषम गुणनखंड निकालना है ना। तो हमने कहा भाई सम वाले को तो लेना ही मत। अब बचा विषम, कौन सा? 3। 3 की पावर कितनी है? 1। हम क्या करते हैं? पावर में 1 जोड़ते तो है ना भाई, पावर में 1 जोड़ने का काम करते हैं, जैसे सभी गुणनखंड में निकाल रहे थे। अभाज्य वाले में ही जोड़ा जाएगा बस, बाकी आप सब में 1 1 जोड़ा जाता है। अभाज्य वाले में पावर को सीधा जोड़ दिया जाता है, बाकी सभी में पावर में 1 बढ़ा बढ़ा के जोड़ा जाता है। तो यानी यहाँ पे कितने बनने वाले हैं? 2। यहाँ पे केवल 2 विषम इसके गुणनखंड बनेंगे। आपने कहा सर हम माने कैसे? हम नहीं मानेंगे। हमने कहा ठीक है मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। 12 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। अब मुझे बताने का ये प्रयास करिए आप, यहां पे 1 विषम है और यहां पे 3 विषम है,
क्या इन दोनों के अलावा कोई विषम है क्या? बोलो, क्या इन दोनों के अलावा कोई विषम है? नहीं है ना। इसका मतलब है कि 12 में टोटल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी बनेगी? 2 बनेगी। बोलो, समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया? अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। हमने कहा एक संख्या लिखी हुई है 75, एक संख्या लिखी हुई है 75, बता दो इसके टोटल विषम गुणनखंड कितने बनेंगे? नंबर ऑफ ओड फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर, बता दो भाई, इसके कितने विषम गुणनखंड बनने वाले हैं? 6 6 6। सभी का आंसर कितना आ रहा है भाई? 6 आ रहा है। कितना आ रहा है सभी के? 6 आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनिए, आपने कहा कि सर हम 75 को लिख सकते हैं 25 गुणते 3, यानी 5 की पावर 2 और 3 की पावर 1। इसमें क्या कहीं 2 आया है क्या? यानी कोई सम संख्या आई है क्या? कोई सम नहीं आया, ये सिर्फ विषम विषम आई है। तो हमने कहा ठीक है, पावर में 1 बढ़ा लेते हैं, 2 को 3 कर लेते हैं और 1 को 2 कर लेते हैं। क्या 2 तिहाई 6 हो जाएगा? क्या 6 हो जाएगा क्या? आपने कहा सर हम मानने को तैयार नहीं है। हम कैसे मान लें कि टोटल 6 बनेगा? हमने कहा ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। 75 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 75 से कट जाएगा। क्या अब इसके अलावा और किसी से कटने वाला है क्या? और किसी से कटने वाला है क्या? और मैंने एक पॉइंट यह भी बताया कि अगर संख्या विषम है, और संख्या का क्या है? विषम है। अगर संख्या विषम है तो विषम में कभी भी सम फैक्टर नहीं बनता। बोलो भाई, क्या इसमें सम गुणनखंड बनेगा? क्या एक भी नहीं बनेगा। यानी 75 में जितने भी फैक्टर बनेंगे वो सब के सब विषम ही होंगे, या तो विषम होंगे या फिर अभाज्य, क्योंकि जितने अभाज्य होती हैं वो कंफर्म 100% वो विषम होती हैं, सिर्फ एकमात्र 2 को छोड़ के। जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं अगर उसमें से 2 को छोड़ दिया जाए तो सब के सब विषम ही होती हैं। इसका मतलब विषम नंबर है तो उसमें केवल और केवल विषम फैक्टर बनेंगे। तो आपके सामने देखो 6 टोटल फैक्टर बने हैं। बोलो भाई, क्या समझ में आ रहा है सबको? सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने कहा एक संख्या है आपका 360, हमको बता दो 360 में कितने विषम गुणनखंड बनेंगे? सभी यहां पे आंसर कितने दे रहे हैं? 6 दे रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं। हमने बताया था 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 2, और 10 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणते 5। अपने को पता है कि इसमें 2 और 3 है, 2 और 3 है, यानी कुल मिला के बन जाएगी 2 की कितनी पावर बन जाएगी? 3 पावर बन जाएगी। यहां से 2 और यहां से 1, 3 बन जाएगी। 3 की कितनी पावर बन जाएगी? 2 बन जाएगी। क्यों भाई, सही लिख रहे हैं ना? और 5 की कितनी पावर बन जाएगी? 1 बन जाएगी। हमने कहा हमको निकालना है टोटल क्या? ओड फैक्टर। क्या निकालना भैया? ओड फैक्टर ज्ञात करना है हमको। कितने विषम गुणनखंड बनेंगे ये निकालना है। हमने कहा चलो ठीक है, निकाल देते हैं। इसमें चेक करो कौन सा वाला सम है, इवन कौन सा है। आपने कहा सर ये जो 2 की पावर 3 है ना ये इवन। हमने कहा इसको छोड़ दो, इसको लो ही मत, बाकी सबको लो बस, विषम विषम वाले को लो बस। अब 3 की पावर 2 है तो 2 को 3 कर दो, और 5 की पावर 1 है तो उसको 2 कर दो, तो 3 दूनी 6। इसके टोटल कितने विषम गुणनखंड होंगे? केवल और केवल 6 होंगे। क्या समझ में आ रहा है आप सबको? क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? एक बड़ा बेहतरीन प्रश्न मैं दे रहा हूं, बहुत ही शानदार। हम बोले आपसे कि बताओ जरा मुझे 64 में कितने विषम गुणनखंड है? सभी जवाब दे इसका। 64 में कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है?
सभी बच्चों का 0 आ रहा है। संगीता, अवंतिका, शिव कुमार, संजू, शिवानी, राधा, सबका कितना आ रहा है भाई? 0 आ रहा है। ठीक ना, सभी का कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। कोई और ऐसा बच्चा जो आंसर ना दिया हो? अच्छी बात है, अच्छी बात है। सर आपने ही तो बताया था, सर आपने ही तो बताया था, तो हमने ये बताया था, ध्यान से सुनना, हमने ये बताया था कि अगर कोई संख्या विषम है तो विषम में सम गुणनखंडों की संख्या शून्य होती है। सम गुणनखंडों की संख्या शून्य होती है। और आपको बेसिक से पढ़ाना बेकार है। अभी बताए थे कि देखो 2 है ना, और एक सब में आता है, एक सभी का फैक्टर होता है, कंफर्म है एक तो बनेगा ही बनेगा, यानी एक विषम गुणनखंड तो बनेगा ही बनेगा। जब बेसिक लिख रहे थे तभी बता दिए थे। कोई अब इसमें कह दे कि हाँ सर नहीं बताए थे, बोलो। कोई अगर कह दे नहीं बताए थे, वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेना। हमने कहा था एक देखो सब में कॉमन हो रहा है, एक यानी सब में विषम है, यानी सब में विषम गुणनखंड तो 100% बनेगा। तो 64 एक सम संख्या, इसमें कहीं विषम नहीं आएगा, लेकिन एक मात्र है जो एक आएगा। अब 2 की चाहे जितनी पावर बने, हमें इससे नहीं मतलब है, लेकिन यहाँ पे एक एक बनेगा तो बनेगा। बोलो भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो याद रखना, नोट कर लेना कि अगर कोई संख्या सम है, अगर सम है तो सम में जो विषम गुणनखंड होंगे वो सदैव एक होता है। सम संख्याओं में विषम गुणनखंडों की संख्या हमेशा कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? कितनी होगी भैया? एक होगी। इससे ना तो कम होने वाली है और ना ही इससे ज्यादा। सम गुणनखंडों की संख्या, पहले ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। हमने कहा 2, तो यहां पे 1 बनेगा और 2 बनेगा। ठीक है ना? 3, यहां पे 1 बनेगा और 3 बनेगा। हमने कहा 4, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा। जानते हैं ये सारी चीजें बेसिक वाली आप खुद प्रूव कर सकते हो अगर प्रूव करना चाहो तो। इसीलिए मैं 1 2 3 पूरा लिख के आपको बता रहा हूं, एकदम छोटी संख्या से। ठीक ना, बच्चे को पूरा समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी डाउट आप पाल कर रखते हो अपने दिमाग में। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, यहां पे जितनी विषम संख्याएं आई हैं, मैं उसी पे गोला कर रहा हूं, क्या इन विषम संख्याओं में कहीं एक भी सम खंड आया है, सम फैक्टर आया है? बोलो। नहीं आया है ना, नहीं आया ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि यदि संख्या आपकी विषम है, अगर आपकी संख्या क्या है? विषम संख्या है, संख्या क्या है? विषम है, तो इस विषम संख्या में सम गुणनखंड कितने होंगे? बोलो, आपके सामने ही दिख रहा है। सम गुणनखंड कितने होंगे? 0। ये डायरेक्ट याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में कोई विषम नंबर लिख के आ गया, पूछा इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट बता देना 0, क्योंकि एक भी सम आएगा ही नहीं कहीं। अगर विषम में सम आता तो ऑलरेडी वो सम बन जाता, फिर विषम रहता ही नहीं, क्योंकि सम के साथ मल्टीप्लाई करने पे विषम भी सम में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो, ये पॉइंट समझ में आ गया? ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? ये आपको याद रखना है।
ठीक ना भाई, ये आपको याद रखना है। चलो अब मुझे एक बात यहां से ये भी बताओ, अगर विषम के साथ हमने कहा अगर कोई अभाज्य संख्या आ गई, हमने कहा कोई अभाज्य संख्या आ गई और इस अभाज्य संख्या में कितने सम गुणनखंड होंगे, तो जरा ये इसका भी आंसर बता दो आप, कितने सम गुणनखंड बनेंगे, इसका भी आंसर बताते चलो, बोलो कितने सम गुणनखंड बनेंगे अगर संख्या भाज्य है तो। वेरी गुड, एक ही। चलो बहुत अच्छा, आपने पॉइंट को पकड़ा है। याद रखना जितनी अभाज्य है संख्या उसमें किसको छोड़ दिया जाए, दो को छोड़कर। चलो कम से कम इसका थोड़ा सा तो आप समझ पाए, अगर हम दो को छोड़ दें, किसको भाई, दो को छोड़ के, दो को छोड़ दें तो क्या जितनी अभाज्य संख्या सब में सम गुणनखंडों की संख्या 0 आएगी क्या, बोलो। क्योंकि दो ही एकमात्र है जिसमें एक सम बनेगा, बाकी और कहीं बनने वाला है नहीं। दो के बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं वो सब की सब विषम होती हैं, तो उसमें सम बनने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक ना। यहां से ये पॉइंट क्लियर हो गया, बोलो भाई, यहां से आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ा जाए फिर, चलो आगे चलते। हमने कहा एक संख्या है 36 और हमको निकालना है कि इसके विषम गुणनखंड कितने हैं। हमने कहा भाई एक से कटेगा, दो से भी कट जाएगा, तीन से भी कटेगा, ये चार से भी कटेगा, 6 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 18 से भी कटता है और 36 से भी कटता है। हमने कहा भाई देख लो विषम कौन कौन से हैं, देखो यहां पे 1 2 3, क्या इसके टोटल 3 विषम फैक्टर आ रहे हैं क्या, सॉरी यहां पे हमको सम बताना है ना, सॉरी सॉरी हमको सम काउंट करना है, एक मिनट, सम चेक कर लो, सम क्या यहां पे 1 2 3 4 5 6, क्या यहां पे जो सम गुणनखंड बन रहे हैं, इवन फैक्टर बन रहे हैं, क्या वो टोटल 6 बन रहे हैं क्या, बोलो 6 बन रहे हैं ना। आपने कहा सर छोटी संख्या है, हमने तो तोड़ के बता दिया, सर संख्या बड़ी आ जाएगी तो क्या करेंगे, हमने कहा उसका भी उपाय है हमारे पास, टेंशन मत लीजिए भाई। अगर ये तो संख्या छोटी थी हमने उसके सभी फैक्टर लिख दिए, अब संख्या बड़ी आ गई तब भी क्या हम सभी फैक्टर लिखेंगे, हमको सभी फैक्टर लिखने में बहुत समय लग जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है, इसी 36 से आप समझ लो, हमने कहा 36 को क्या हम 4 गुणे 9 लिख सकते हैं, बोलो। अगर हम इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़े तो क्या हम 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या, बोलो भाई, लिख सकते हैं क्या। याद रखना हमको क्या फाइंड करना है यहां पे, इवन फैक्टर, क्या फाइंड करना है हमको, इवन फैक्टर, ओड नहीं फैक्टर करना है, ठीक ना, इवन फैक्टर। तो अब कहेंगे सर तभी सम वाले ओड वाले में सम वाले को छोड़ दिए थे, अभी इवन वाले में ओड वाले को छोड़ देते हैं, क्यों भाई, लेकिन इतना आपको पता है ना कि जब हम सम वाले को विषम वाले के साथ गुणा कराते हैं तो सम वाला तुरंत बन जाता है, इसका मतलब है कि सम फैक्टर में हम ओड वाले को भी नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़ दिए तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि 2 और 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कंफर्म एक हमें सम फैक्टर मिल जाएगा तुरंत, बोलो भाई, हाँ या ना। कुछ बच्चे ऐसे दिमाग लगाते हैं कि सर आपने जब ओड फैक्टर निकाल रहे थे तब तो सम वाला छोड़ दिए थे, जब विषम वाला निकाल रहे थे सम वाला छोड़ दिए थे, अब यहां जब आप सम वाला निकाल रहे हैं तो विषम वाले को भी छोड़ दीजिए। हमने कहा बच्चा जरा बेसिक तो समझो, हमने कहा था विषम वाले में सम कभी आता ही नहीं है, अगर विषम वाले में सम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तब वो सम हो जाएगा, इसका मतलब हमें सम काउंट ही नहीं करना है,
क्योंकि जैसे ही हम सम का मल्टीप्लाई विषम के साथ करेंगे वो कंफर्म फिर से क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा, और हमको निकालना है विषम, इसलिए हमें सम को छोड़ देना है। लेकिन अब हमें ज्ञात करना है सम का। हमने कहा अगर विषम को छोड़ देंगे तो हमसे गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सम और विषम को मल्टीप्लाई करने पे देखो एक सम मिल रहा है हमको, इसका मतलब है कि हमको सम भी लेना है और विषम भी लेना है। तो आपने कहा सर अगर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और फिर 2 में अगले में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, तब तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। जबकि आप ऊपर बता रहे हैं 6 ही हो रहा है। हमने कहा घबराओ मत बच्चा, हम तो है ना, क्या परेशान हो रहे हैं। आपको क्या करना है, सम वाले को लेना तो है, ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना यहां पे, ठीक है। सम वाले को आपको लेना तो है, लेकिन सम वाले में एक जोड़ना नहीं है। सम पे जितनी पावर है उतना लिख लेना, जोड़ना है आपको विषम वाले में 1 है। जोड़ना किसमें है, विषम वाले में 1 है। सम वाले की पावर में बिल्कुल मत जोड़ना, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। बोलो भाई, क्या हमें 6 प्राप्त हो गया क्या? समझ में आया? सम वाली की पावर में प्लस मत करना, विषम वाले की पावर में प्लस करना, सम वाले को छोड़ देना, ठीक है ना। आपने कहा सर एक संख्या 36 है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, गलत भी तो हो सकता है। हमने कहा सर गलत भी तो हो सकता है, क्यों भाई? हमने कहा चलो ठीक है, अगर यही बात है भाई तो हम दूसरी संख्या ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, दूसरी संख्या ले लेते हैं। तो हमने कहा चलो एक नई संख्या ले लेते हैं। हमने कहा चलो हम 70 ले लेते हैं। अब अगर हम 70 का फैक्टर करें तो मुझे ये बताओ, इतना मुझे बताने का प्रयास करो, क्या इसका फैक्टर करने पे 2 गुणते 5 गुणते 7 बनेगा क्या? बताओ, 70 का फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, तो 2 5 7 बनेगा। और हमने क्या कहा, हमको निकालना है इवन फैक्टर। हमें क्या निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है। अब बताओ मुझे, अगर इवन फैक्टर निकालना है हमने क्या कहा, सम वाली की पावर में बिल्कुल मत जोड़ो, सम वाले को हूबहू लिख दो, और जितनी विषम में सम में 1 1 बढ़ा के लिख दो। क्या बताओ 70 में जो टोटल सम फैक्टर बनेंगे टोटल 4 बनेंगे क्या? बोलो भाई, 4 बनेंगे क्या? आपने कहा सर हम नहीं मानेंगे, आपने कहा सर हम नहीं मानेंगे, आप प्रूफ करके दिखाओ। हमने कहा ठीक है, देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, और ना ही 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 के बाद अब किससे कटेगा, 10 से कटेगा, 10 के बाद आपको पता है 14 पंचे 70 भी होता है, 14 से कट जाएगा। अब 14 के बाद ये 35 से कटेगा, और 35 के बाद सीधा किससे कटेगा, 70 से। अब आप यहां देख सकते थे तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखो 8 फैक्टर बनने चाहिए, टोटल फैक्टर 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो टोटल बने। लेकिन हमें निकालना कौन सा है, इवन वाला। तो चलो गिन लेते हैं, 1 2 3 4, क्या 4 ही इवन फैक्टर बने हैं क्या? बोलो, क्या 4 ही इवन फैक्टर बने हैं क्या? तो समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? क्या सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो इसी बात पे फिर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो आप लोग, अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है तो। क्वेश्चन है 1200, आपको बताना है कि इस 1200 के टोटल इवन फैक्टर कितने हैं, टोटल इवन फैक्टर कितने हैं, बता दो, ध्यान से सुनो। हमने कहा भाई इसको हम तोड़ देते हैं, तो आपने कहा कि सर 12 को तो हम 4 गुणते 3 तोड़ सकते हैं, और 100 को 25 गुणते 4 में तोड़ सकते हैं। सही बात है ना भाई, 25 चौको 100 होता है, 4 3 12 होता है। हमने कहा ठीक है, 2 की पावर चूंज कर लो, 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है, कुल मिला के 2 की पावर 4 बन जाएगी। 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर 2 है, यही बनेगा ना भाई, यही बनेगा ना। अब क्या करना है हमें,
हमने कहा जो सम है उसकी पावर में प्लस बिल्कुल मत करो, उसको हूबहू लिख लो। उसकी पावर में हमको प्लस नहीं करना है, क्यों भाई, हमको उसकी पावर में कुछ भी नहीं जोड़ना है। बाकी की पावर में सब में एक एक बढ़ा देना, सबकी पावर में एक एक बढ़ा देना। तो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, क्या इसके टोटल 24 सम गुणनखंड बनेंगे क्या? बोलो। और एक चीज ये भी याद रखना, अगर आपको दोनों में से एक कोई कॉन्सेप्ट भूल जाओगे तो दूसरा वाला निकाल लोगे। जैसे अगर 24 क्या बने हैं, सम बने हैं, अगर हमको निकालना है ओड तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ओड फैक्टर। टोटल कितने बनेंगे, 5 दूने 10, 10 तीन 30, टोटल 30 बनेंगे, 30 बनेंगे। 24 अगर आपको सम पता है तो ये बताओ, अगर उसमें से घटा दोगे बाकी का जो 6 आएगा क्या वो ओड होगा क्या? बोलो। तो याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर आपको सम और विषम में किसी एक का भी तरीका मालूम है ना, तो आप दूसरे का आराम से निकाल दोगे। टोटल वाले का आपको पता रहना चाहिए और सम और विषम में से किसी एक का पता रहना चाहिए, फिर आप आराम से निकाल दो, कोई दिक्कत रहेगी नहीं, ठीक ना? तो चीजें यहां तक आपको अच्छे समझ में आ रही होगी, मुझे पता। चलो ठीक, एक क्वेश्चन और देते हैं। हमने कहा मुझे एक बात बताओ, ये हमको बता दो 901 में टोटल इवन फैक्टर कितने बनेंगे? 901 में टोटल इवन फैक्टर कितने बनेंगे? बोलो, बताने का प्रयास करो। 901 में टोटल इवन फैक्टर कितने बनेंगे? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर कोई ओड नंबर है, कैसा नंबर है, ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या में कभी भी इवन फैक्टर नहीं बनता। यहां पे फैक्टरों की संख्या कितनी होगी, 0। बोलो, बताया थे कि नहीं बताया थे? अब हमारा अगला पॉइंट है, शायद 5वां नंबर होगा ना भाई, 5वां नंबर। हम पूर्ण वर्ग ना लिख के हम आपको एक डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। कोई संख्या है, जैसे हमने कह दिया, ऐसे लिख देते हैं, n की पावर 2, n की पावर 3, n की पावर 4। अगर आपको ऐसे में इनके गुणनखंडों की संख्या पूछा, के गुणनखंडों की संख्या, के गुणनखंडों की संख्या, के गुणनखंडों की संख्या, ध्यान से समझना अच्छे से। अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहां जो n स्क्वायर लिखा है इसका मतलब वर्ग होता है क्या? बोलो, क्या इसका मतलब वर्ग होता है क्या? और जो क्यूब लिखा है इसका मतलब घन होता है। यानी अगर आपका स्क्वायर में, क्यूब में, फिर पावर 4 में, फिर पावर 5 में, पावर 6 में, इस तरीके से पूछे, वैसे आपसे पूछेगा तो सिर्फ ये स्क्वायर और घन का ही पूछेगा। लेकिन हम आपको आगे ये भी बता दिए कि अगर 4, 5, 6 करके भी पूछेगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे अब एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। हमने कहा भाई 24 ले लेते हैं एक संख्या, तो आपने कहा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। अब मुझे बताने का ये प्रयास करिए, क्या यहां पे एक पूर्ण वर्ग है क्या? बोलो, क्या एक यहां पे पूर्ण वर्ग है क्या? क्या यहां पे जो 4 है वो पूर्ण वर्ग है क्या? तो क्या 24 में, अगर हम 24 में बात करें पूर्ण वर्ग की, अगर हम पूर्ण वर्ग की बात करें तो क्या पूर्ण वर्ग में 2 है क्या? बताओ जरा। अगर हम 24 में पूर्ण वर्ग की बात करें तो 2 हैं, और अगर हम इसमें पूर्ण घन की बात करें, पूर्ण घन की बात करें, ऐसे समझना, पूर्ण घन की बात करें, तो मुझे बताओ क्या एक पूर्ण घन भी होता है क्या? वर्ग के साथ साथ क्या घन भी होता है क्या? वेरी गुड। क्या यहां पे 8 पूर्ण घन है क्या?
बोले हाँ। क्या यहाँ पे भी पूर्ण घनों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या 2 होगी क्या? जिस तरीके से पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या 2 होगी, उस तरीके से पूर्ण घन भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। हमने कहा अच्छी बात है। हमने कहा ठीक है, आगे चलते हैं, अभी इतने से रोकेंगे नहीं, क्योंकि किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए एक संख्या पे प्रूव नहीं किया जा सकता। हमने कहा चलो एक संख्या ले लेते हैं, छोटी संख्या कोई ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई छोटी संख्या ले लेते हैं। हमने कहा ले लेते हैं 4। अब बताओ क्या 4 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी? तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या यहाँ पे 1 और 4 ये दोनों पूर्ण वर्ग हैं क्या? तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग की संख्या 2 हो गई। आपने कहा हाँ सर। हमने कहा जरा मुझे बताओ यहाँ पे पूर्ण घन कितने बन रहे हैं? पूर्ण घन कितने बन रहे हैं? 1 बन रहा है। हमने कहा अच्छी बात है, एकदम सही जा रहे हैं। एक संख्या और लेंगे, फिर उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। हमने कहा एक संख्या है 64, एक संख्या है 64, 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 16 से भी कटेगी और 32 से भी कटेगी, फिर 64 से भी कटेगी। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं पूर्ण वर्ग की। किसकी बात करते हैं? पूर्ण वर्ग। जरा बताओ इसमें पूर्ण वर्ग कितने हैं? इसके गुणनखंडों में पूर्ण वर्ग कितने हैं? तो आपने कहा सर एक तो होता ही होता है, 4 भी होगा, 16 भी होगा और 64 भी होगा। क्या इसमें पूर्ण वर्ग 4 है क्या? बोलो, क्या इसमें पूर्ण वर्ग जो है 4 है क्या? पूर्ण वर्ग 4 है क्या? आपने कहा हाँ सर। हमने कहा पूर्ण वर्ग पूर्ण घन बता दो। तो हमने कहा देखो यहां एक को ले लो, एक देखो पूर्ण घन होता है, 8 पूर्ण घन होता है और 64 पूर्ण घन होता है। क्या यहाँ पे इसमें 3 पूर्ण घन बनेंगे क्या? बोलो, परफेक्ट क्यूब क्या 3 बनेंगे क्या? आप बोले कि सर आखिर आप प्रूव क्या करना चाहते हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम देखो एक छोटा सा पॉइंट सबसे पहले आपको प्रूव कराना चाह रहे थे, गौर से समझना इस पॉइंट को। मुझे यह बताने का प्रयास करो, क्या सभी संख्या में चाहे वो सम हो चाहे विषम हो चाहे अवध, क्या सभी संख्या में कम से कम एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण घन और एक पूर्ण घन गुणनखंड होता है? बोलो, होता है क्या? ये बात सत्य है क्या? और मैं पूछूं कौन सा, तो आप आंख मूंद के बताना कि एक सब में कॉमन है, जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो क्या आप कभी इसको गलत नहीं करेंगे ना? संख्या चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे अभाज्य हो, कम से कम एक परफेक्ट स्क्वायर और एक परफेक्ट क्यूब तो श्योर बनेगा। जैसे हमने कहा भाई 2, क्योंकि हम जो आगे सॉल्व कराएंगे वो पावर में सॉल्व कराएंगे। किस में सॉल्व कराएंगे? पावर के रूप में। लेकिन यहां पे पावर के रूप में है नहीं, इसलिए आपको बेसिक बताना बहुत जरूरी है कि भाई अगर 2 आ गया, अब 2 का पावर में तोड़ोगे तो 2 की पावर 1 आएगा, बड़ी दिक्कत में आ जाओगे। तो ध्यान से समझो, क्या इस 2 में एक गुणते 2 नहीं लिखा है? क्या ये एक जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? क्या ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है? तो याद रखना, किसी भी संख्या में कम से कम एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण घन होता ही होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है भाई? ठीक है, क्लियर है इतना? आपने कहा हाँ सर क्लियर है। आगे चलें फिर, अब आगे आपको और क्लियर कराएं कॉन्सेप्ट को। चलो अच्छे से ध्यान से देखना, हम इसको थोड़ा सा रफ करेंगे, बस इतने में ही आपका प्रूव हो जाएगा। हमने कहा हम ले लेते हैं सबसे पहले 64 को, चेक करते हैं कि कॉन्सेप्ट से कैसे लगाएंगे। हमने कहा 64 को भैया क्या करो, आप प्राइम फैक्टर में तोड़ दो। आपने कहा सर अगर 64 को तोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा भाई? 8 अठाई 64 होता है ना, यानी 8 का स्क्वायर यानी 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 ही बनेगा ना भाई, 2 की पावर 6। बोलो, 2 की पावर 6 बनेगा ना?
अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां से आपसे ये पूछूं, एक एक चीज ध्यान समझना, अगर मैं यहां से पूछूं आपसे कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, और दूसरा पूछूं आपसे पूर्ण घन गुणनखंड, पूर्ण घन गुणनखंड, अच्छे समझना, बहुत आसान समझ में आएगा। मुझे ये बताइए, आप इतना बताने का प्रयास करिए, क्या पूर्ण वर्ग में पावर 2 होती है क्या? पूर्ण वर्ग का मतलब होता है पावर 2 होती है क्या? होती है ना? हमने कहा अगर पावर 2 होती है तो आप इसी जो 2 की पावर है ना, उसी पावर में 2 से भाग करो, चेक करो कितनी बार जाएगा। तो आपने कहा सर 3 बार जाएगा, हमने कहा जितनी बार जाएगा उसी में 1 जोड़ देना, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं। अब पूर्ण घन निकालना है, तो आपने कहा सर पूर्ण घन के लिए पावर 3 होता है, तो हमने कहा ठीक है 6 में 3 से कर दो, तो 3 दूना 6, अब फिर 1 जोड़ दो। अब मुझे बताओ क्या ये आसान नहीं है? देखो 64 में पूर्ण वर्ग 4 था और पूर्ण घन 3 था, बोलो, यानी जितनी पावर रहेगी ना उतने से ही आपको भाग करना है। हमने कह दिया ना कि n स्क्वायर, n क्यूब, n पावर 4, n पावर 5 के गुणनखंडों की संख्या। तो अब से पूछा पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण वर्ग का मतलब है n स्क्वायर, अब n स्क्वायर का मतलब वर्ग के लिए पावर 2 होना चाहिए, तो उसकी पावर जो 2 होती है उसी 2 से ले आओ, संख्या की जो पावर बनती है ना उसमें आप भाग कर दो, जितनी बार जाए, शेष फल से कोई मतलब नहीं है, जितनी बार जाए उसमें आप 1 जोड़ दो, पूर्ण वर्ग बन जाएगा आपका, उसके गुणनखंड टोटल आ जाएंगे। बोलो भैया, क्या समझ में आया? बोलो, क्या समझ में आया? अच्छे से समझना। अभी एक आपका डाउट है उसको क्लियर करते हैं, अभी एक आपका डाउट है, आप नहीं समझोगे लेकिन हम चीजों को समझते हैं अच्छे से, ठीक ना? 24, आपने कहा 24 को सर हम क्या लिख सकते हैं? 8 तिरिक 24, यानी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। हमने कहा इसमें बताओ, इसमें बताओ पूर्ण वर्ग, ये वाला पूर्ण वर्ग वाला बताओ कितने बनेंगे? तो आपने कहा सर एक काम करते हैं, यहां पे 2 की पावर 3 में क्या करेंगे? 2 की पावर 3 में क्या कर देंगे भैया? 2 की पावर 3 में क्या करेंगे? भाग करेंगे। 3 में कितने से भाग करेंगे? 2 से। अगर हमको वर्ग निकालना है तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। बोलो भाई, क्या 1 बार जाएगा क्या? हाँ या ना तो बोलो, कंफर्म है? श्योर हो आप? अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमने कहा जितनी बार जाए उसमें 1 जोड़ देना, ठीक ना? जैसे सब में गुणा का चिन्ह लगाते हैं वैसे यहां भी गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब बताओ 3 की पावर जो 1 है इसमें 2 से भाग करेंगे तो क्या 0 टाइम जाएगा क्या? बोलो, यानी अगर आपको भाग नहीं जा रहा है तो कम से कम पावर 1 लगानी पड़ेगी। तो 0 टाइम जा रहा है तो हमने कहा ठीक है 0 में 1 जोड़ दो, तो आपने कहा सर 1 1 2 और 2 1 2। तो मुझे बताओ क्या 24 में 2 ही पूर्ण वर्ग बन रहे थे क्या? 24 में 2 ही पूर्ण वर्ग बन रहे थे क्या? हमने कहा ठीक है चलो अब पूर्ण घन की बात कर लेते हैं, पूर्ण घन की बात कर लेते हैं। हमने कहा 3 से भाग करो, 2 की पावर 3 में 3 से भाग करोगे तो 1 बार जाएगा, 1 जोड़ दो, गुणते। अब 3 की पावर 1 में, यानी 1 में 3 से भाग करोगे तो 0 बार जाएगा, यहां भी वही काम है, 1 जोड़ दो। अब मुझे बताओ क्या 2 गुणते 1 का मतलब 2 ही आएगा क्या? क्या 24 में 2 ही पूर्ण घन गुणनखंड आ रहे थे क्या? बोलो, समझ में आ रहा है अच्छे से? अच्छे से समझ में आ रहा है? चलो एक अदर संख्या मैं लेके बताता हूं, बड़ी संख्या, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूं, ठीक ना? एक बड़ी संख्या लेके बताता हूं। मैंने कहा एग्जाम में देखो जो संख्या पूछी थी वो संख्या पूछा था 21,600, 21,600 का पूछा था कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, इसके कितने गुणनखंड? जो 216 होता है वह है आपका 6 का क्यूब होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? और बचेगा 100, हम इसको लिख सकते हैं 25 गुणते 4, 25 गुणते 4। अब मुझे बताओ यहां पे 6 को तोड़ेंगे तो 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 3 बनेगा, और यहाँ पे 5 की पावर 2 और 2 की पावर
2। कुल मिला के 21,600 में 2 की पावर 5 बनेगी, 3 की पावर 3 बनेगी और 5 की पावर 2 बनेगी। बोलो भाई, क्या यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक सबको समझ में आया? आराम से मैं देखो आपको फैक्टर भी करके बता दे रहा हूं कि आप आराम से निकाल सकते हो। हमने कहा हमको निकालना है पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, गुणनखंड। तो पूर्ण वर्ग में पावर कितनी होती है? पूर्ण वर्ग में पावर कितनी होती है बताओ भाई? 2 होती है। इसका मतलब है कि सबके पावर में हम 2 से भाग कर देंगे। 5 में 2 से भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, 1 जोड़ दो, गुणे लगा दो। 3 की पावर 3 लिखी है, इसमें 2 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 जोड़ दो। 5 की पावर 2 है, उसमें भी 1 ही बार जाएगा, 1 जोड़ दो। बताओ कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2 गुणे 2, तो 3 दुनिया 6 दुनिया 12। क्या इसमें पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या 12 आएगी क्या? बोलो भाई, आएगी ना? अगर हम आपसे यहीं ये कहें कि पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण घन गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या, तो आप क्या करेंगे? अब 3 से पावर भाग करेंगे। 5 में 3 से भाग करेंगे तो क्या 1 बार जाएगा? क्या 2 की पावर 5, उसमें 3 से भाग करिए, 1 बार जाएगा, 1 बढ़ा दो। 3 में फिर 3 की पावर 3 में भाग करोगे, जो पावर 3 है इसमें 3 से भाग करोगे तो 1 ही बार जाएगा। और 5 की जो पावर है 2, इसमें 3 से भाग करिएगा तो क्या 0 बार जाएगा? क्या बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इतना समझ में आया? तो बस सब अब जितना आया जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। 2 गुणते 2 गुणते 1। क्या इसमें पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या 4 होगी क्या? बोलो। तो पावर वाले में प्रश्न में आपको समझ में आ गया कि अगर आपसे वर्ग पूछे, घन पूछे, तो आप कितनी आराम से बता सकते हो, बहुत आराम से। हर एक प्रश्न में आप देख रहे थे, सिर्फ एक चीज आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्या? अभाज्य गुणनखंड। तो इसी पे निकालना है आपको। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, उसके बाद बस पावर में जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने की जरूरत है, बस और कुछ करने की जरूरत है नहीं। बोलो भाई, सबको समझ में आ गया अच्छे से?